संस्कृति सार्वजनिक करना है, लोकाभिमुख करना है, तो वो घर में बैठे बैठे नहीं होती है, विहारों में बैठे बैठे नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर सुनते सुनते या पढ़ाते पढ़ाते नहीं होती है। जैसे कि वारकरी लोगों की डिंडी निकलती है, पालकी निकलती है, वो अपनी टाल जिसको बोलते हो टाल बजाते बजाते हुए उनके हरिनाम का गजर करते करते हुए देहू आनंदी जाती है, पैदल जाती है। आज के ज़माने में उड़न खटोला है, लग्जरी बसेस है, रेलवे है, इसके बावजूद भी वो टाल बजाते बजाते हुए अपने घर से निकलते अपने भगवान को, अपनी श्रद्धा स्थान को मिलने के लिए और अपनी श्रद्धा का जाहिर प्रसार करते हुए पैदल चलते हुए जाते हैं। उद्देश्य यही होता है कि उनका जो विचार है वो लोकमानस में जाए, लोकमानस उसको देखे, उसको स्वीकारे। तो हमारा भी संकल्प, हमारी कृति, जिसको हम सम्यक संकल्प कहते हैं और सम्यक व्यायाम कहते हैं, वो उस आज के दिन के आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्मरण करते हुए लोकाभिमुख कैसे किया जाए, बौद्ध संस्कृति जनमानस के विचारों पे, दिलो दिमाग पे कैसे उसकी छाप छोड़ी जाए। जब तक विचारों में बदलाव नहीं होता तब तक वो आचार में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, भंते जी तो अब चले गए हैं, लेकिन जाते जाते कुछ संभ्रम छोड़ ही गए हैं। भंते जी जाते जाते संभ्रम तो छोड़ ही गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भंते जी हमारे गाइड हो, फ्रेंड हो, फिलोसोफर हो। लेकिन फ्रेंड ही कंफ्यूज रहेंगे, फिलोसोफर ही कंफ्यूज रहेंगे, तो उपासक क्या करेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है बाबा साहब की, बाबा साहब का हस्ताक्षर दिखाया है, हस्ताक्षर भंते ने बोला है कि मैं पाली में बोलूंगा, उसके बाद में आपको क्या बोलना है, आम भंते बोलना है। और जाते जाते ये भी सुना है कि उस पाली का मराठी में अनुवाद क्या होता है। जाते जाते ये भी बोला है इस पाली जो पंक्ति मैं बोलूंगा उसका मराठी में अनुवाद ये होता है, भाषांतर ये होता है। इसके लिए पाली में आपको क्या बोलना है, आम बनते हैं। अब गाथा तो दी है पाली में और बाबा साहब ने अनुवाद तो किया है मराठी में। तो जब हमारी प्रज्ञा सम्यक दृष्टि ऐसी पवित्र की हो जाती है तो उस पर सवालिया निशान लगाने की, उसका अनुसंधान करने की, उसका संशोधन करने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती है। और इसी सम्यक दृष्टि की तरफ समाज को ले जाने के लिए, उनके विचारों में आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए अष्टविनायक बुद्धास पीपल बौद्ध संस्कृति को जनमानस में स्थापित करने के लिए 2014 से हर साल आपके साथ समक्ष होते जाएंगे। और इसी कड़ी में आज के इस धर्म चक्र प्रवर्तन रैली का आयोजन था। अशोक का चक्र का निर्माण कब और कैसे हुआ, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंस, इज द कनेक्टेड टू द हिस्ट्री, ये इतिहास से बिलोंग करता है। जो अशोक चक्र तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जो गोल रहता है उसके अंदर में 24 स्पोक्स रहते हैं। आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, बराबर है। सम पीपल से धम्मा चक्र, धर्म का चक्र, और गवर्नमेंट की लैंग्वेज में उसको अशोक चक्र बोला जाता है। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण जो है थर्ड संगति तीसरी जो संगति हुई थी उसको वो 247 बीसी में हुई थी। तो उसके बाद में तीसरी संगायन में जो विभिन्न प्रदेशों में जो भिक्षु भेजे थे वो सारे के सारे वो कलाकृतियों के साथ में भी गए थे। तो उसके बाद में क्योज बनाना, संगाराम निर्माण करना, कलाकृतियों का निर्माण करना ये चालू हो गया था। तो 248 बीसी से लेके 250 बीसी के भीतर में, इन बिटवीन में, बीच में ये अशोक चक्र का निर्माण हुआ। लेकिन ये अशोक चक्र ही निर्माण नहीं हुआ। सर्वप्रथम जो सारनाथ में जो धम्मक स्तूप है और वहां पे जो क्या बोलते कि जो अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है, 4 सिंह है 4 दिशाओं में, वो वहां पे बना और वहां पे उकेरा गया अशोक चक्र, मीन्स धम्म चक्र। ये हमारी लैंग्वेज है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो बात समझ में आ गया कि अशोक चक्र का निर्माण कब और कैसे
कैसे हुआ, ये बात क्लियर होगी? ओके, आपने जो मुझे बिंदु दी है मैं उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी प्रश्न आया है अशोक चक्र में निहित संदेश किसके लिए? अभी उसका क्या मैसेज है? वर्ल्ड वाइड है, यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर जो बौद्ध है, जो अपने आप को बौद्ध बोलते हैं, कि उसी के लिए है? ये समझने की बात है, ये आर्कोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से इसको समझना चाहिए। अशोक ने जो अशोक चक्र जो बनाया है और जो 4 सिंह है चारों दिशा में, ये किसका प्रतीक है? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये इसका प्रतीक है करके। जो सिंहनाद किया था और उनकी जो गूंज चारों दिशाओं में गई, वो बुद्ध ये शाक्य सिंह भी कहलाते हैं, वो उसका प्रतीक है। ये बात हो गई हमारी, हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे फेवर की बात है। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। एक्चुअली इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में जो एक्सेप्ट किया, इसके अंदर में जो 24 स्पोक से मीन्स आ रहे हैं, ये अविद्या से विद्या की ओर ले जाने के लिए, मीन्स अविद्या के जो 12 है प्रच्युत समुत्पाद के 12 पॉइंट्स और विद्या के 12, ऐसे कुल मिला के 24। ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात होगी, ये बुद्धिज्म की टर्मिनोलॉजी की बात है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आर्कोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से उसको अगर आप स्टडी करोगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये इसका मीनिंग ये है, ये संदेश है जो मैंने आपको बताया, ये हमारा एनालिसिस है, क्योंकि अशोक के पीरियड में मैं नहीं था। ये जो जानकारी मेरे पास में आ रही है, ये किताबों से आ रही है। कोई हमको बता देता ये ऐसी बात है, वो वहां से मेरे को बात समझ में आ रही है। लेकिन अशोक के पीरियड में हो सकता है कि इसका मीनिंग कुछ और भी रहा होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा खींचातानी भी करते हैं, अगर आप बहुत सारा ज्यादा एनालिसिस भी कर लोगे, तो 3-4 बिंदुओं के बाहर आप नहीं जा सकते। वर्ल्ड का कितना भी बड़ा विद्वान होगा, अगर उसको एनालिसिस करेगा इन प्रतीकों को, तब भी ये 3 बिंदुओं के उस पार नहीं जा सकता, एनालिसिस नहीं कर सकता, उसको वही आना पड़ेगा, घूम फिर के वही आना पड़ेगा। अभी इसको सेकंड पार्ट में देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीसरा बिंदु क्या था, ये पहचान को अपन लास्ट में लेंगे। संविधान में इसको कैसे एक्सेप्ट किया गया था 1947 में, कि राष्ट्रीय प्रतीक कैसे होना चाहिए, किसके होना चाहिए। एक्चुअली द नेहरू ये थोड़ा सा बुद्ध के नजीक थे, इन पे थोड़ा सा बुद्ध के स्टडी का क्या बोलते कि प्रभाव भी था, और डिस्कवरी करके उनका जो बुक है उसके अंदर में अशोक के ऊपर में वो भी चीज उन्होंने लिखी है। तो बाबा साहब ने प्रस्ताव बना दिया कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब ने प्रस्ताव बना के उसमें अशोक चक्र जो सारनाथ का जो एम्ब्लेम है, जो प्रतीक है, वो राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। अभी इसको पार्लियामेंट में मैं अगर लेके जाऊंगा तो और हल्ला होगा, तो क्या किया जाए। तो नेहरू बाबा साहब जानते हैं कि ये जो बंदा नेहरू जी है, ये थोड़ा सा इन्होंने अशोक के ऊपर में स्टडी भी किया है, बुद्धिज्म का भी थोड़ा सा इनको अच्छा नॉलेज है, वो अपना प्रस्ताव उनके पास में दे दिया कि आप चले जाइए पार्लियामेंट में और इसको आप पास करवा लीजिए। ये पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेके गया बगैर किसी प्रकार का विरोध न करते हुए, किसी ने विरोध न करते हुए ये पास हो गया। ये संवैधानिक बात हो गई। अभी 3 बात आते कि क्या बात आ गई अशोक में निहित संदेश, तो मैं आपको बता दिया। अभी अशोक चक्र की संस्कृति का ये करता है। अभी एक चीज रहेगी मेरी कि संविधान में अपना भारत के संविधान सभा में इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों स्वीकारा,
ये पार्ट दैट मोर इम्पोर्टेंस। अभी हमने तो बुद्धिज्म के टर्मिनोलॉजी में इसका मीनिंग समझ लिया है, अभी इसको हमको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, मीन्स संवैधानिक दृष्टिकोण से, संविधान के डिबेट के दृष्टिकोण से इसको समझना है। एक्चुअली ये जो सिंबल है, जो चार दिशाओं के जो शेर आपको दिखाई देते हैं और दूसरा के अशोक चक्र जो आपको दिखाई देता है, ये क्या बोलते हैं कि ये लोक कल्याण राज्य का प्रतीक है, मीन्स पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अशोक का जो राज्य था है ना, भारत सरकार ने किस व्यू ऑफ पॉइंट से इसको स्वीकारा, मैं वो बता रहा हूँ। एज ए बुद्धिस्ट करके मैंने आपको वो पार्ट बता दिया, अभी एज ए भारतीय करके इंडियन करके मैं उस बात को मैं दोहराऊंगा कि भारत सरकार ने इसको किस व्यू ऑफ पॉइंट से स्वीकारा, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट इज नॉट ओनली फॉर द इंडियन के लिए बट ऑल द वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए ये लोक कल्याणकारी। तो लोक कल्याणकारी राज्य दुनिया का पहला, सर्वप्रथम प्राचीन काल में पहला लोक कल्याणकारी राज्य किसका रहा, वो सम्राट अशोक का रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कार्ल मार्क्स और बुद्ध कार्ल मार्क्स उठा के पढ़िएगा, इंग्लिश वर्जन पढ़िए, बाबा साहेब ने वहां लिखा है कि दुनिया का पहला जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो सम्राट अशोक का था। आल्सो रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशन भी आप पढ़िएगा, उसके पेज नंबर 151 में सम्राट अशोक के शिलालेखों को, उनके कलाकृतियों को, इस एम्ब्लेम को, इस प्रतीक को विधि और विधान कहा। सम्यक दृष्टी कशामुळे काय उद्भवत होते हे समजून घेण्याचे वैचारिक चक्षु माझ्यात आहेत, म्हणून मी सम्यक दृष्टी आहे। अल्पलाभकारी कृती न करता व्यापक हिताच्या ध्येयासाठी मी प्रतिबद्ध आहे, म्हणून मी सम्यक संबुद्ध आहे, म्हणून मी सम्यक संकल्प आहे। थँक्यू। मी आहे सम्यक वाचा, पूर्वग्रह आणि द्वेषमूलक भावनेला त्यागून मी सत्याची बाजू शालीनतेने मांडते, म्हणून मी सम्यक वाचा आहे। नमो बुद्धाय। मी सम्यक कर्मांत, कुशल आणि अकुशल कर्म यात भेद न करता भेद करण्याच्या विवेकातून मी प्रज्ञायुक्त होते, म्हणून मी सम्यक कर्मांत आहे। कुशल कर्म करण्यासाठी चित्ताची एकता साधने, म्हणून मी सम्यक समाधी आहे। कोणाला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि न पोचविता मी जीविका चालविते, म्हणून मी सम्यक आजीविका आहे। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मी सम्यक व्यायाम आहे। अंतरंगातील दुर्गुण दूर करण्याचा सतत प्रयत्न करून सद्गुणांचा संचय करते, म्हणून मी सम्यक व्यायाम आहे। अज्ञानाचे जाळे दूर करून सदाचाराच्या विस्तारासाठी सतत जागरूक राहते, म्हणून मी सम्यक स्मृती। नमो बुद्धाय। मी सम्यक समाधी, कुशल कर्म करण्यासाठी चित्ताची एकाग्रता साधते, म्हणून मी सम्यक समाधी आहे। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि 8 बजे से इस बरसात में भीग करके भी आप रैली को संपन्न किए और यहाँ पर धैर्य के साथ बैठे हैं, इसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं।
और हर धर्म की जो संस्कृति होती है उसका सार्वजनिकरण करना होता है, और जिसको हम लोगों ने बाखूबी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समाज के बीच में सार्वजनिकरण जो है किया। कुछ दिन पूर्व जब हम लोग नागपुर में आते थे 14 अक्टूबर के दिन, ये मान करके कि बाबा साहब का वो जगह है, तो वहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स जो है लगे होते थे, जिसमें कि धम्म चक्र प्रवर्तन की जो बातें हैं उसमें सब लिखा रहता था। लेकिन अष्टविनायक जो संगठन है उसके द्वारा हम लोगों को पता चला कि सच्चाई क्या है। तो हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए ब्रह्म में जब थे तो 14 अक्टूबर को मनाते थे, लेकिन मनाने आते थे हम मनाने आते थे। लेकिन आज जो है ज्ञान होने के बाद हम जो है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो वास्तविक या जो धम्म चक्र प्रवर्तन है वो दिन जो है आज मना रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं। हम मध्य प्रदेश के यूपी से सटे हुए स्टेटों में जाकर के कम कार्यक्रम जो करता हूँ, जो आप लोग जो है धम्म चक्र प्रवर्तन पर जो स्लाइड बनी है, तो उस स्लाइड को प्रेजेंटेशन हम करते हैं तो वहाँ पर सारे लोग सहमति हैं, उनके कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वही थोड़ा बहुत जो है भ्रमित है। तो हम जो है ये महसूस किया कि अगर नागपुर के लोग अगर सुधर जाते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा जो है भारत सुधर जाएगा। बाबा साहब क्या बोलते हैं कि जात एक रोग है, जब तक वह भारत में रहेगा तो वो पूरे देश को ही नहीं पूरे दुनिया को जातिवादी बना देगा, बाबा साहब बोलते हैं। और बाबा साहब ये भी बोलते हैं कि अगर भारत में बुद्धिज्म अगर डेवलपमेंट हो गया तो सारे दुनिया को इंसानियत सिखा देगा। लेकिन अब समस्या ये है कि बाबा साहब का ये कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, और वही धम्म चक्र प्रवर्तन कब मनाना है वो खुद भ्रम में है। तो बताइए विश्व को हम लोग क्या शिक्षा देंगे? बाबा साहब बुद्ध धर्म क्यों देना चाहते थे? बाबा साहब बुद्ध धर्म इसलिए देना चाहते थे, उन्होंने देखा अपने जीवन में कि जो काम अंग्रेजों के सहयोग से मैं कर सका, अंग्रेजों के सहयोग से जो काम कर सका वो यहाँ के लोगों के सहयोग से कुछ नहीं होने वाला, न हुआ, न होता, न होगा। तो बाबा साहब ये चाह रहे थे कि हम अंग्रेजों के सहयोग से इतना कुछ कर लिया, मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन ये समाज बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा तो करीब 65 से ऊपर देश बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को अंगीकार करते हैं, और वो लोग भारत की जो भूमि है उसको नतमस्तक करते हैं। तो जितना प्यार से इस धरती को नमन करते हैं उतने ही प्यार से यहाँ के जो लोग होंगे, जो बुद्धिस्ट होंगे, उनको दिल से लगाएंगे। तो अब ये बताइए कि विदेश से जो बौद्ध आएंगे उनको ये पता है, सम्राट अशोक ने बता दिया उनको कि भाई धम्म चक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा को होगा, और हम बाबा साहब के लोग उनको हम लोग बताएंगे कि 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन है। तो ये बताइए ये विडंबना कितना जो है घातक होगा, ये आप लोगों को निर्णय करना है। दूसरा हम आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के कारण नहीं, ये बात समझ लीजिए, बाबा साहब के कारण नहीं, वो दूसरे के कारण, ठीक है ना। सपोज कुशवाहा मौर्य के वजह से, सम्राट अशोक के वजह से बुद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है,
ठीक है ना। और आप बोल रहे हो कि मैं बाबा साहब की वजह से बुद्ध धर्म स्वीकार किया हूं, इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर को होगा। मौर्य जो बड़े पैमाने पर, जैसे आपने तो 5 लाख किया था ना, वो 20 लाख करेगा और बोलेगा कि नहीं धम्म चक्र प्रवर्तन ये होगा, जो उसका जो है समाज ग्रहण करेगा। तो आप क्या जवाब दोगे? वो तो बोलेगा। आप बोलते हैं कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया था, वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, तो हमारा जो समाज का आदमी जो है 20 लाख लिया, तो वो जो है धम्म चक्र प्रवर्तन होगा, आपस में आप लड़ने लगोगे। तो क्या बाबा साहब यही चाहते थे क्या कि आपस में लड़ते रहो? तो जितना जल्दी हो सके इस रोग का निवारण जो है हम लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा। तर मी जन्माला जे आलो बुद्ध म्हणून आलो आणि म्हणून ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। दुसरा, आमच्या संविधान तज्ज्ञांनी आमच्या भल्याकरता, या ओबीसीच्या भल्याकरता संविधानामध्ये प्रोव्हिजन केलं की ओबीसीला आरक्षण मिळालं पाहिजे। तेव्हा म्हटलं गेलं ओरिजिनल बॅकवर्ड क्लास, आणि म्हणून मला जे घडवणारे आहेत हे सगळे आपण सगळे परीस अपरीस। जगद्गुरु तुकाराम महाराज म्हणते, परीसाच्या संगे लोह बिघडलं, परीसाच्या संगे लोह बिघडलं, लोह बिघडलं स्वर्णची झालं। आता माझ्यासारखं लोखंड तुमच्यामुळं मी स्वर्ण झालो, आता काय सांगायचं आहे? तुम्ही एवढे महान लोक आहे आणि म्हणून मी आपल्या सद्धर्मामध्ये काम करू राहिलो आणि अनावत साहेबांचं जे एक अगाध ज्ञान आहे, संशोधन आहे, ते आम्ही लोकांनी आपल्या मेंदूमध्ये टाकलं पाहिजे। पण आम्ही आपल्या मेंदूमध्ये न टाकता बाबासाहेब आणखी 2-4 वर्ष वाचायला पाहिजे। अरे काय वाचायला पाहिजे? तुम्ही कशा करता? तुम्ही आपल्या मेंदूमध्ये तर टाका। जुनं फेकून द्या ना, मडके फेकले, पितळचे भांडे फेकले, कासवा फेकलं, सगळं काही फेकलं, स्टीलचं आणलं, आता नवीन आणू राहिलं, तर हे नवीन नाही पाहिजे का? हे भांडण नवीन नाही पाहिजे? आता जिथं जातो तिथं भांडण ऐकत नाही तुम्ही, म्हणे भ्रमच तयार निर्माण करू राहिले। आम्ही म्हणतो तेच ऐकलं पाहिजे। मोठं कठीण काम आहे, परंतु हे कठीण काम तुम्ही लोक करू राहिले याचा मला सार्थ अभिमान आहे। आणि मी तुमच्या सोबत जेथपर्यंत आहो तेथपर्यंत आपल्या सोबत आहो। मैं ज़्यादा इतिहास की जड़ों में नहीं जाऊंगी और ना ही आज आवश्यकता समझती हूँ, क्योंकि आज के विद्वानों ने इतने अच्छे वक्तव्य रखे कि मुझे इतिहास की जड़ों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। किंतु आज के दिन का हमारे इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ पूर्णिमा 528 ईसा पूर्व इस दिन तथागत बुद्ध ने वो विचार अथवा जो मार्ग खोजे थे, उन विचारों को अष्टविनायक पथ अथवा जीवन का मध्यम मार्ग कहा गया है। इस मार्ग के रूप में पिरोकर मानव कल्याण के लिए उपदेशित किया। जो अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग बताया उसे मानव कल्याण के लिए उपदेशित किया। इस मार्ग से मानव समाज का कल्याण हुआ। इस आषाढ़ पूर्णिमा को ही धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहा गया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे विद्वानों ने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है। तथागत बुद्ध ने
अपने द्वारा खोजे गए विचारों को प्रथम बार आज के ही दिन अपने शिष्यों को सारनाथ के उपदेश में प्रथम उपदेश के माध्यम से प्रसारित किया। इस प्रकार यह बौद्ध धर्म का प्रवर्तन दिवस माना गया। सम्राट अशोक के साम्राज्य में बुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार चरम सीमा पर था, किंतु विरोधी विचारधाराओं के आगमन से बौद्ध धर्म का दमन हुआ। वो खत्म नहीं हुआ, दब गया, उसका दमन हो गया, जो मानव समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। मानव समाज से मेरा परिचय एक विशेष समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। समाज में विषमताएं चरम सीमा तक पहुंच गईं। अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को पुनः जीवन दान दिया, अर्थात अनुवर्तन किया, दोबारा इसको बढ़ाया या फिर इसको जागर किया, जो कि लगभग दमन खत्म होने के कागार पर था। बाबा साहब ने इसको पुनः पढ़ा, अध्ययन किया और उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, अर्थात अनुवर्तन किया। बाबा साहब जानते थे समाज का हित, समाज यानी एक विशेष समाज, हमारा समाज का हित बौद्ध धर्म में निहित है, किंतु यहाँ पर भी विरोधी विचारधाराएं सक्रिय रहीं और बाबा साहब का कारवां अधूरा रह गया। अब हमें स्वयं ही जागना है और दूसरों को भी जगाना है। यदि आज हम नहीं जागे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां विषमता का विष पीती रहेंगी। इसलिए आज हमें कल के बौद्धों के वंशजों को याद दिलाना है कि उनके पूर्वजों ने बौद्ध धर्म को कितनी शिद्दत और निष्ठा के साथ संभाल कर रखा और उसका प्रचार एवं प्रसार किया। अब समय है मिशन को आगे बढ़ाने का, कल के बौद्धों को वापस लाने का और आज के बौद्धों को एक करने का। आज हम एक संकल्प लेकर जाएंगे। हमें अपना साम्राज्य वापस लाना है और यह तभी संभव है जब हम अपना कार्य मेहनत और लगन से करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय एवं नमो भगवा। यूनिटी रियलिटीज रियल एस्टेट के क्षेत्र में विश्वसनीय नाम।